तो चलिए फिर से एक बार कंप्यूटर उसको आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे। The timeline of four generations was between 1975 to 1984. Which technology was used in fourth generation? The answer is that IC with VLSIC. यानी क्या है इसका फुल फॉर्म? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हो। जिस ये जो फोर्थ जनरेशन थी, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए गए या इसमें जो सॉफ्टवेयर्स यूज करना स्टार्ट हुआ था, वो जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें सबसे पहला है MS वर्ड। MS वर्ड भी इस जनरेशन में इस जनरेशन से इसको यूज करना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद विंडोज जो है, अभी भी हम विंडोज यूज करते हैं। एप्पल OS है, अभी भी हम एप्पल OS यूज करते हैं। इंटरनेट, इस फोर्थ जनरेशन से ही इंटरनेट का निर्माण हुआ और उसको उसका यूज करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद लैन, वैन और GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, अभी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको भी स्टार्ट किया गया था इस फोर्थ जनरेशन से ही। उसके बाद हार्डवेयर में हार्ड डिस्क बनाई गई थी इस फोर्थ जनरेशन में और उसका यूज करना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद कीबोर्ड, माउस और रैम, ये जो है इसका भी यूज इस फोर्थ जनरेशन से ही किया जाने लगा। ठीक है, डाटा स्टोरेज में इस फोर्थ जनरेशन में बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ था। इसमें स्पेशली फ्लॉपी डिस्क जो है, बहुत सालों तक लोगों ने फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया। आपने तो देखी ही नहीं होगी आपके टाइम पर ये। आपके टाइम पे तो अभी पेन ड्राइव, SD कार्ड वगैरह ये है, मगर हमारे टाइम में फ्लॉपी डिस्क ही हमने यूज किया था। रैम जो है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, इसका भी यूज इस फोर्थ जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ था। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है, अभी के जो डिवाइसेस है उनका डेवलपमेंट इसी जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस कंप्यूटर इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम यहाँ पे मैंने लिखा है। इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे? एप्पल फर्स्ट एंड एप्पल सेकंड था। डेल माइक्रो कंप्यूटर्स थे। IBM के कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स थे, जिसने IBM ने उसका पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है वो 1988 में बनाया गया था। इस जनरेशन के हम फीचर्स देख लेंगे। what is the first feature of this generation? The computers of this generation was more powerful, faster, smaller, cheaper and reliable than the previous generation. Okay, ये पॉइंट आपको सब जनरेशन में यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरेशन की तुलना में नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी साइज कम हो गई, उसकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती चली गई और जो रिलायबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इसलिए ये पॉइंट जो है सब जनरेशन में आप लिख सकते हो। ओके, कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर, क्योंकि ये VLSI आने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी इम्पैक्ट है वो कम होने, क्योंकि ये जो IC ये टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है, डेवलप होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होने लगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये IC की कैपेसिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या हुआ, कम हो गया, इसलिए कहा जाता है कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर। उसके बाद हार्डवेयर फेलियर जो है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम है, इसमें IC में टेक्नोलॉजी, इस IC टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। इसके कारण क्या हुआ, इससे इसके कारण अदर जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसमें उसको कुछ हानि नहीं होती, इसलिए क्या है, हार्डवेयर फेलियर जो है वो कम होने लगा। ठीक है, मगर कूलिंग सिस्टम, अब यहाँ पे देख लीजिए, कूलिंग सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड। अब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उन सभी कंप्यूटर्स को कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं रहती थी। इससे पहले जो 3 जनरेशन थे उसके जो कंप्यूटर्स थे उनके लिए AC वाले रूम की एडजस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट था, आवश्यक था, मगर इस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए AC वाले रूम उस कंप्यूटर के लिए आवश्यक नहीं है। ओके, अब इस जनरेशन की नेक्स्ट फीचर क्या है, स्टार्टेड टू यूज इंटरनेट, लैन, वैन, हार्ड डिस्क, MS ऑफिस
अब इस जनरेशन से इन सभी का यूज करना स्टार्ट हुआ है, यानी कि इंटरनेट यूज करना स्टार्ट हुआ, लैंड को यूज करना स्टार्ट हुआ, वैन को यूज करना स्टार्ट हुआ, हार्ड डिस्क जो जिसका इनोवेशन हो गया था और उसका यूज करना स्टार्ट हो गया इस जनरेशन से। इजी इजीली पोर्टेबल। अब इससे क्या हुआ, अब नेक्स्ट फीचर क्या है इस जनरेशन का, ये इजीली पोर्टेबल। इससे पहले वाले कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी थी, मगर फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर की साइज कम हुई, जिसके कारण वो एक टेबल पर बैठते थे, ठीक है। इसलिए पोर्टेबल इजीली आप इसको इजीली मूव कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। GUI हेल्प्स इजीली ऑपरेट। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, इसके कारण क्या हुआ था कि ऑपरेट कंप्यूटर को ऑपरेट करना इजी हो गया था, क्योंकि इससे पहले वाले जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे वो GUI नहीं थे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं थे। मगर इस जनरेशन में मॉनिटर का इनोवेशन हो गया, बहुत सारे अदर जो इक्विपमेंट है कंप्यूटर्स के उनका इनोवेशन हो गया। इसके कारण ये GUI में भी इनोवेशन हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ था, कंप्यूटर और यूजर के बीच में इजीली अंडरस्टैंडिंग होती रहती थी, ठीक है। ये तो हो गया फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब इसकी एक इमेज देख लेंगे। फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उनकी एक इमेज यहाँ पे आगे आपको दिखाई देगा। ये क्या है, फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर है जिसका नाम है एप्पल सेकंड। ऐसे एप्पल फर्स्ट और एप्पल सेकंड आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए पहले फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर कैसा होता था, जैसा टाइपराइटर है उसी के आधार पर वैसे ही दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे ये जो है एज अदर इक्विपमेंट ये मॉनिटर के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कीबोर्ड कैसा था, इसकी साइज देख लीजिए। जब ये पोर्टेबल साइज में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि आज के कंप्यूटर एक टेबल पे ये होते हैं, आपको आप उनको रख सकते हो, उसी प्रकार से ये फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर भी एक टेबल पर रख सकते थे, ठीक है। इसके बाद जो है फोर्थ जनरेशन की जो अदर कंप्यूटर्स देख लीजिए, ये एक दूसरा प्रकार का कंप्यूटर देख लीजिए, यहाँ पे ये फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर है, ओके। इसके कारण ही ये फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई। ये क्या है, IC VLSI, इसके कारण ही ये इन कंप्यूटर्स की साइज जो है वो कम हो गई फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द टाइमलाइन ऑफ फिफ्थ जनरेशन was started from 1984 to till present, ओके। आज अभी तक 1984 से लेके अभी तक का जो टाइम लैग है, इस टाइम लैग को कहा जाता है फोर्थ जनरेशन, सॉरी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। हम किस कंप्यूटर की किस जनरेशन में है, तो हम है कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन में। इस जनरेशन में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, इस जनरेशन में भी IC यूज की गई, मगर IC की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। अब इससे पहले VSLE था, अब क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि ULSIC, ओके। IC की कैपेसिटी इस जनरेशन में बढ़ गई। अब बायोचिप भी कुछ कंप्यूटर्स में बायोचिप भी यूज किया जा रहा है या किया जाने वाला है, इसलिए बायोचिप टेक्नोलॉजी भी इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज की जा रही है, ओके। इस जनरेशन में जो लैंग्वेजेस है वो हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस यूज की गई इसमें, ओके। सॉफ्टवेयर जो है, जो अभी के सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुए थे उन सॉफ्टवेयर्स में और डेवलपमेंट यानी कि एडवांस्ड या डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज की जाने लगे इस जनरेशन से। इंटरनेट की फोर्थ जनरेशन में जो इंटरनेट का इनोवेशन हुआ था, उसमें स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट किया जा रहा था इस फिफ्थ जनरेशन में। हार्डवेयर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे इस फिफ्थ जनरेशन में। डाटा स्टोरेज में सबसे बढ़िया डेवलपमेंट जो है ये फिफ्थ जनरेशन में दिखाई देता है, क्योंकि जो फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस है, आज की जो फास्टर एंड लार्जर स्टोरेज डिवाइसेस है उनका इनोवेशन इस फिफ्थ जनरेशन में हुआ है। आप सभी को पता है कि अभी इससे 2 साल पहले जो मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी रहती थी वो 32 GB या 64 GB रहती थी, मगर आज आप मोबाइल 128 GB तक या उसके आगे 258 GB का भी इंटरनल स्टोरेज वाला मोबाइल आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज कैपेसिटी में डेवलपमेंट हुआ है, ओके।
इस जनरेशन की जो कंप्यूटर्स है इसमें पीसीज है, लैपटॉप है, पीडीए है, नोटबुक है, रोबोट है, ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है। ओके, इनके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यही मैंने कहा था कि ये पॉइंट्स ऑफ जनरेशन में आपको लिखना है। इट इज मोर रिलायबल, मोर पावरफुल, फास्टर, स्मॉलर, चीपर एंड रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। ओके, ये इन जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ये पिछले वाले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कैसे थे, बहुत फास्ट है, साइज में कम है, छोटे हैं। ओके, कॉस्ट में बहुत सस्ते हैं, और उनकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। ओके, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण होने लगा है। इस फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट इस कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम, जिसको आप बुद्धिमत्ता कहते हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो यूज करने का काम कुछ साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आप रोबोट मूवी में आपने देखा था कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो रोबोट बनाया था। उस रोबोट में कुछ इमोशंस फिट किए थे, कुछ फीलिंग्स फिट गए थे, फिट की गई थी, और उसका कारण उसमें क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या होते हैं, उस मूवी में आपने देखा होगा। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कंप्यूटर में यूज करने का काम कर रहे हैं। ओके, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो मोर रिलायबल है, इसकी विश्वसनीयता कैसी है, बहुत बड़ी है। कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर, इस जनरेशन की जो कंप्यूटर है पिछले जनरेशन की तुलना में इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। इससे क्या हुआ, हार्डवेयर फेल्योर जो है वो कम हो गया, और नेग्लिजिबल मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही कम हो गया, नहीं के बराबर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। ओके, और इस जनरेशन की जो कंप्यूटर्स है, कूलिंग रेसिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से कम हो गई है। ओके, इस प्रकार से हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड में आपको एक ही स्लाइड में सब रिवीजन आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम रिवाइज कर देंगे कि कौन सी जनरेशन में टाइम लैग क्या था, टेक्नोलॉजी क्या थी, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया, हार्डवेयर कौन सा यूज करना स्टार्ट हो गया, किस जनरेशन से, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस किस जनरेशन में कैसे प्रकार का, कौन से प्रकार का डाटा स्टोरेज स्टार्ट हुआ है, ये सब आप इस स्लाइड में देख सकते हो। यानी कि कौन से जनरेशन में कौन सा सिस्टम पॉपुलर था, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम किस जनरेशन का है, ये सब आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा। एक ही व्यू में आप सब इसको जज कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हो। पर जनरेशन, ये जनरेशन वाला कॉलम है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन लिखा है। ये हर एक जनरेशन का इसमें टाइम लैग दिया है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की थी, पहले जनरेशन में टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चौथे में आईसी विद VLSIC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हो। और उसके बाद आईसी विद ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आप इसको बायोचिप की टेक्नोलॉजी भी यूज की जाने लगी इस फिफ्थ जनरेशन में। लैंग्वेज कौन सी है किस जनरेशन में, ये आप यहाँ से देख सकते हो। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया, हार्डवेयर, ये सब आप एक ही स्लाइड पर रिवाइज कर सकते हो। मुझे लगता है ये जनरेशन वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को इस जनरेशन के पॉइंट के बारे में अगर कोई डिफिकल्टी है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करके आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज का हमारा जो पॉइंट है हार्डवेयर, सॉरी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको ये जो पीपीटी है आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा। ये पीपीटी और कल की दो पीपीटी जो है, ये सभी पीपीटी का जो मैटर है वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि घर बैठे बैठे आप भी बोर होते होंगे, तो ये छोटा सा थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में मदद होगी। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो जब एग्जाम की डेट आएगी तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये अच्छा है कि आप जो जिस दिन की जो पीपीटी है
उस दिन की पीपीटी उसी दिन के उसी दिन ही आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है। और मैं इसके बाद मैं आपको एक ग्रुप पर गूगल जो है गूगल क्लासरूम का जो एक लिंक भेज दूंगा। गूगल क्लासरूम की लिंक भेजने के बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन होना है। और गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन होने से पहले आप आपका खुद का नंबर या खुद का मोबाइल सॉरी ईमेल आईडी जो है वो इस्तेमाल करो। किसी दूसरे का मेल आईडी यूज करके गूगल क्लासरूम में ज्वाइन मत हो जाओ, क्योंकि गूगल क्लासरूम ये अपना ये ये व्हाट्सएप ग्रुप जैसा नहीं है। इसमें आपको आपकी मेल आईडी यूज करनी है। जिस मेल आईडी पर आपको मैसेज आएंगे, आपकी असाइनमेंट आएगी, आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसी मेल आईडी से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। प्रैक्टिकल की जो नोटबुक प्रैक्टिकल्स जो है प्रैक्टिकल्स के जो नोटबुक में आपको लिखना है प्रैक्टिकल्स, वो सब मैं आपको गूगल क्लास थ्रू ही आपको भेजूंगा, जिससे कि आपके मेल पर वो मैसेज आएगा। उस मेल के बेस पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो आप अपना खुद का जो मेल आईडी है उसी को यूज करके गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओ। मैं जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजूंगा तब आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारा पॉइंट आज का कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी देर में आपको इस जनरेशन वाली पीपीटी जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।